घर वापस आकर गोजो तस्वीरें देख रहा है जब मारिन उन्हें लेकर अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए फोन करती है। वह गोजो की तारीफ करती है कि मेकअप कितना अच्छा निकला और पूछती है कि क्या शिंजू ने उसकी यूनिफॉर्म पहनी थी। जब वह हाँ कहता है और समझाती है कि उन्होंने इस पर साथ काम किया, मरिन को अचानक एहसास होता है कि वह अपने कमरे में एक ऐसी लड़की के साथ अकेला था जिसके प्लॉट्स उसके मुकाबले बहुत ज्यादा तिकर हैं। अचानक मरिन की आवाज शांत हो जाती है जबकि उसकी आत्मा जबरदस्त ईर्ष्या महसूस करती है। कुछ समय बाद गर्मी की छुट्टियां, समर ब्रेक शुरू होती है। गोजो आखिरकार अपनी गुड़ियों और मारिन के अगले कॉस्प्ले दोनों पर काम करने के लिए एक्साइटेड है। इस बार उसने वेरोनिका नाम का एक कैरेक्टर चुना, एक टैन बैडी जो ऐसी लगती है जैसे वह काट ली। उन्होंने साथ में एनीमे देखा था और जब मारिन वेरोनिका के क्रीमी कैरमेल लुक पर गदगद हो रही थी, गोजो सोच रहा था कि उसकी गहरी त्वचा की रंगत, डार्कर स्किन टोन को कैसे रिक्रिएट किया जाए। अब वर्तमान में गोजो कॉस्ट्यूम जल्दी खत्म कर लेता है क्योंकि डिजाइन सरल है। तभी मैरिन उसके दरवाजे पर आती है, रिवर्स माइकल जैक्सन करने के बाद कई शेड्स गहरी, डार्कर। जब गोजो पूछता है कि क्या हुआ तो वह समझाती है कि उसने खुद को सिर से पैर तक बॉडी फाउंडेशन से ढक लिया है। फिर वह नहाने के लिए पूछती है, इसलिए गोजो बाहर इंतजार करता है। उसके बाद बदलने के लिए अपने कुछ कपड़े पकड़ता है। जब मारिन बाहर आती है तो ठंडा होने के बाद वह बहुत बेहतर महसूस करती है। इस बीच गोजो यह देखकर घबरा रहा है कि वह सचमुच उसके कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ तक कि उसके साबुन जैसी महक आ रही है। फिर मारिन उसे अपना कॉस्प्ले मेकअप दिखाती है जो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी माँ ने पहना था जब उसका डोमेन एक्सपैंड हो रहा था। गोजो उसके बैग से कुछ झांकते हुए देखता है और मारिन बैकग्राउंड बदलने के लिए दीवार पर चिपकाने वाला वॉलपेपर, स्टिक ऑन द वॉल वॉलपेपर निकालती है। हालांकि उसे अभी तक कॉस्प्ले के लिए नकली दांत, फेक फैंग्स नहीं मिले हैं और गोजो उसे नकली दांत देता है जो उसने प्रेस ऑन नेल्स का उपयोग करके बनाए हैं। मारिन उन्हें पहनकर देखती है और दिखाती है और वह हैरान रह जाता है कि वे कितने असली लगते हैं। अचानक मारिन अपने शरीर पर फाउंडेशन लगाने के लिए अपनी शर्ट उठाती है और गोजो को उन चीजों की फ्रंट रो सीट मिल जाती है जिन्हें उसे कभी नहीं देखना था। मारिन उसका चेहरा लाल होते हुए नोटिस करती है और चिंता करती है कि वह ओवरहीट हो रहा है। वह पानी लेने के लिए दौड़ती है, फिसल जाती है और उसका सिर टकरा जाता है जिससे दिन के लिए कॉस्प्ले प्लान्स पर रोक लग जाती है। कुछ दिनों बाद मैरिन गोजो को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है, लेकिन अपने लिए चीजें खरीदने के बजाय इस बार वह उसके लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहती है। वह पूछती है कि उसे कौन सा स्टाइल पसंद है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं है। मैरिन एक शर्ट चुनती है और उसे पहनकर देखने के लिए भेजती है। एक स्टोर वर्कर मैरिन को इंतजार करते हुए देखता है और मान लेता है कि उसका बॉयफ्रेंड हॉट होगा। लेकिन जब वह साधारण से गोजो को बाहर निकलते हुए देखता है तो वह उम्मीद करता है कि लड़का उसे उसके लुक के अलावा अन्य तरीकों से संतुष्ट कर सकता है। मैरिन गोजो को शर्ट के बाद शर्ट थमाती रहती है, हर एक पर फिदा होती रहती है, सोचती है कि वह उन सभी में हॉट लग रहा है, भले ही गोजो उन सभी से नफरत करता है। अंततः वह अपने लिए एक साधारण टी शर्ट चुनती है और उसे भी पहनकर देखने की योजना बनाती है, उम्मीद करती है कि वे एक जोड़े के रूप में मैच कर सकें। वह इसमें अद्भुत लगती है, लेकिन गोजो को यह अभी भी पसंद नहीं है। उसके बाद वे रेमन खाते हैं और शॉपिंग जारी रखते हैं। अंत में गोजो कुछ भी नहीं खरीदता, लेकिन मैरिन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वह वेरोनिका कॉस्प्ले करने की बात उठाती है क्योंकि अब वह ठीक हो गई है, लेकिन गोजो कहता है कि उसे यह अपने आप करना चाहिए बिना उसके शामिल हुए। मैरिन ये सुनकर चौंक जाती है और मैरिन पूछती है क्यों, ये सोचकर कि गोजो अब उसके आसपास नहीं रहना चाहता। लेकिन अचानक गोजो बोल पड़ता है कि वह अपनी पैंट सफेद पेंट किए, पेंटिंग हिज पैंट्स व्हाइट, बिना उसे उस आउटफिट में देखकर बच नहीं पाएगा। मैरिन आखिरकार समझ जाती है और गोजो को डराने के लिए मुक्का मारती है क्योंकि उसने सोचा था कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। वह अपने अगले कैरेक्टर को चुनने में अधिक सावधान रहने का वादा करती है और कहती है कि वह घर पर वेरोनिका कॉस्ट्यूम पहनेगी ताकि गोजो की कड़ी मेहनत बर्बाद ना हो। वे दोनों अपनी पिछली बातचीत पर शर्माते हुए चलना जारी रखते हैं। फिर मारिन अचानक उसे करीब खींचती है और पूछती है कि क्या वह चाहती है कि वह आउटफिट में अपनी कुछ तस्वीरें भेजे। गोजो मौके पर ही फोल्ड हो जाता है, लेकिन मरिन हंसती है और कहती है कि वह सिर्फ मजाक कर रही है। उसके बाद मरिन सुझाव देती है कि वे कहीं ठंडे हो जाएं क्योंकि गर्मी असहनीय है। इसलिए वह और गोजो एक मांगा कैफे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि मरिन खुशी खुशी बात करती है कि ये जगह कितनी सुविधाजनक है। गोजो सोचना बंद नहीं कर सकता कि कमरा कितना छोटा है और वे कितने करीब बैठे हैं। वह पूछता है कि क्या मैंगा कैफेज के लिए यह सामान्य है और मैरिन लापरवाही से हाँ कहती है। वह एक फूड मेनू पकड़ती है और जब वह भोजन का विकल्प देखता है तो यह गोजो को आश्चर्यचकित करता है कि भोजन कितना अस्वस्थ है। फिर मैरिन एक सक्यूबस के बारे में एक मंगा निकालती है जो मुख्य कैरेक्टर के साथ ऑब्सेस्ड है। वह समझाती है कि उसे पिकटेल्स वाले कैरेक्टर पसंद है और वह किसी दिन इसका कॉस्प्ले करना पसंद करेगी। गोजो नोट करता है कि यह कैरेक्टर वास्तव में वेरोनिका की तुलना में अधिक कपड़े पहनता है, लेकिन मैरिन उसे यह कहकर चौंका देती है कि वह शायद उसका कॉस्प्ले नहीं करेगी। जब गोजो पूछता है क्यों तो वह स्वीकार करती है कि उसे नहीं लगता कि वह पिकाटेल्स को निभाने के लिए पर्याप्त क्यूट है। गोजो मैरिन को यह कहते हुए सुनकर दंग रह जाता है और उसे वैसे भी कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, खासकर जब से वह कैरेक्टर को इतना पसंद करती है। घबराते हुए मैरिन सक्यूबस का कॉस्प्ले करने के लिए सहमत हो जाती है।
मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि गोजो ने उसे पूछा था। फिर गोजो पूछता है कि सक्सुबस क्या है और मारिन शांति से समझाती है कि वे पौराणिक राक्षस मिथिकल डीमंस हैं जो लोगों के सपनों में आते हैं और उन्हें क्रीमिंग देम ड्राई पूरी तरह निचोड़कर उनकी ऊर्जा सोख लेते हैं। ये सुनकर वह चिंतित हो जाता है, लेकिन वह उसे आश्वासन देती है कि यह डरावना नहीं है। वह उसे मंगा का एक दृश्य दिखाती है जहां सक्सुबस बस चाहती है कि लड़का सो जाए ताकि वह उसके साथ घूम सके, लेकिन खुद ही सो जाती है। और कहानी का मूर्खतापूर्ण गुफी टोन गोजो की घबराहट को शांत करने में मदद करता है, जिससे उसे एहसास होता है कि यह एक चिल मांगा है। फिर मैरन अपने ऑर्डर किए गए स्नैक्स लेने जाती है। गोजो को मंगा के पन्ने पलटने के लिए छोड़ देती है, लेकिन पढ़ते समय उसे जल्दी ही एहसास होता है कि आर्ट इतना सरल है कि वह आउटफिट का पूरा डिजाइन नहीं समझ पा रहा है। और भले ही उसने पहले अधूरे संदर्भों इनकम्प्लीट रेफरेंसेस से कॉस्ट्यूम बनाए हैं, वह स्वीकार करता है कि यह वास्तव में कठिन है। बाद में गोजो कहता है कि वह कैरेक्टर के लिए बेहतर संदर्भ खोजने के लिए बुक स्टोर पर रुकना चाहता है। बाद में वह कारू को अपनी नई खरीदारी दिखाता है और फैशन और आत्मविश्वास दोनों में अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करता है। कुछ दिनों बाद गोजो कॉस्ट्यूम पूरा करता है और मारिन उसे टेक्स्ट करती है कि उसने उनके कॉस्प्ले करने के लिए पास का एक स्टूडियो बुक किया है। वे बाहर मिलते हैं और हालांकि जगह थोड़ी अजीब लगती है, मैरिन बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर दौड़ती है। जब वे कमरे में पहुंचते हैं तो मैरिन उत्साह से इधर उधर कूदती है जब तक कि वह एक संदिग्ध अचार के आकार का मसाजर, पिकल शेप्ड मसाजर नोटिस नहीं करती। और तभी गोजो को एहसास होता है कि वे एक लव होटल में हैं। गोजो पूछता है कि उसने यह पहले क्यों नहीं बताया, और मारिन भेड़ की तरह स्वीकार करती है कि उसने ऑनलाइन एक बड़े बिस्तर वाला कमरा देखा जो बिल्कुल मंगा जैसा दिखता था, और यह इतना सस्ता था कि उसने बुकिंग से पहले 2 बार नहीं सोचा, और उसे केवल वहां पहुंचने पर एहसास हुआ कि यह किस तरह की जगह थी। शांत रहने की कोशिश करते हुए गोजो खुद से कहता है कि यह सिर्फ एक फोटो स्टूडियो है, लेकिन जब वह मसाजर देखता है तो वह उन सभी संभावनाओं के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता जो उसके मैरिन के क्रीमी डोमेन को एक्सपैंड करने के साथ खत्म होती है। मैरिन उसे अन्य कॉस्प्लेयर्स की तस्वीरें दिखाकर आश्वस्त करती है जो समान स्थानों पर हानि रहित हार्मलेस शूट्स कर रहे हैं। जब गोजो देखता है कि वे डेसर्ट भी परोसते हैं तो वह पूछता है कि क्या इस होटल में कोई डेसर्ट है। मैरिन रूम सर्विस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन गोजो उसे रोकता है, यह इशारा करते हुए कि यह वास्तव में उनके लिए मस्ती करने की जगह नहीं है। मैरिन सहमत होती है कि यह एक मूर्खतापूर्ण विचार था, लेकिन कहती है कि वह अपने कॉस्प्ले आउटफिट में बदल जाएगी क्योंकि वे पहले से ही यहाँ हैं। गोजो बाहर घबराहट में इंतजार करता है और टीवी चालू करता है, लेकिन स्क्रीन पर जॉनी सिन की क्लैपिंग देखकर चौंक जाता है और वह शुरू में इसे बंद कर देता है ताकि वह गंजे राजा बल्किंग से कुछ टिप्स और ट्रिक्स सीख सके। जब मैरिन कॉस्ट्यूम में बाहर आती है तो वह हैरान रह जाता है कि आउटफिट कितना अच्छा बना है। वह उसके द्वारा जोड़े गए छोटे विवरणों की तारीफ करती है। गोजो समझाता है कि उसने प्रेरणा लेने के लिए सुक्कुबी पर शोध किया और हालांकि डिजाइन पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकता है, उसे अपना संस्करण बनाने में मजा आया। मैरिन उसे आश्वासन देती है कि कॉस्प्ले को मजेदार बनाने वाली चीज उस पर अपना ट्विस्ट डालना है। फिर वह बेतरतीब ढंग से एक अजीब अंधविश्वास के बारे में बात करती है कि कैसे अपने वॉलेट में अचार रक्षक पिकल प्रोटेक्टर्स रखना सौभाग्य लाता है। गोजो घबरा जाता है, लेकिन मैरिन कमरे में कुछ ढूंढती है और किस्मत शेयर करने के बारे में मजाक करती है। फिर गोजो मैरिन का मेकअप और विक करता है, और जब वह शीशे में देखती है तो वह तारीफ करता है कि वह कैरेक्टर से कितनी मिलती जुलती है। वे फोटो शूट शुरू करते हैं जिसमें मैरिन मंगा के दृश्यों से मेल खाने के लिए बिस्तर पर पहुंच देती है और चॉकलेट खाती है, लेकिन मैरिन सारी चॉकलेट खा जाती है। फिर वे उस दृश्य को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहां कैरेक्टर एक लोरी गाता है, लेकिन यह देखकर कि यह आधा अधूरा हाफ कुक्ड लगता है। गोजो कहता है कि यह लड़के के नजरिए से बेहतर लगेगा, इसलिए वह बिस्तर पर लेट जाता है और मारिन से शॉट के लिए उसके ऊपर आने के लिए कहता है। मैरिन को चिंता होती है कि उसके मोटे गाल, फैट चीक्स उसे कुचल सकते हैं, लेकिन गोजो कहता है कि वह ठीक रहेगा। जैसे ही वह उसके ऊपर चढ़ती है, गोजो परफेक्ट फोटो लेने में सफल रहता है। मैरिन परिणाम से रोमांचित है, लेकिन तभी उन्हें बगल के कमरे से एक लड़की के क्लैप्ट होने की तेज खुश आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें याद दिलाया जाता है कि वे वास्तव में कहाँ हैं। शर्मिंदा होकर गोजो जल्दी से पीछे हट जाता है। इस बीच उसकी गुफा में उड़ने के लिए उसका रॉकेट टू फ्लाई अप हर केव, लेकिन वे दोनों अंधेरे में उलझ जाते हैं और आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे प्लॉट को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, फोन बजता है, उन्हें सूचित करता है कि उनका समय खत्म हो गया है। मैरिन कपड़े बदलने जाती है, इस बात से अभिभूत कि वे बेलीज बम्प करने के कितने करीब हैं। बाद में वे लिफ्ट से नीचे जाते हैं जहां एक लड़की उनके पास से गुजरती है और विचार करती है कि वह कभी उनकी स्थिति में थी। एक बार जब गोजो घर पहुंचता है तो उसे अभी मिले अनुभव के बाद मैरिन को याद करते हुए अपने अचार को गुदगुदाने टिकल हिज पिकल से खुद को रोक नहीं पाता। कुछ रात बाद गोजो का फोन मैरिन के एक जरूरी टेक्स्ट से बजता है जिसमें वह फॉक्स हेल्प दिखावटी मदद की भीख मांगती है और कहती है कि यह एक इमरजेंसी है। उसके अपार्टमेंट में वह उसे टेक्स्ट बुक से घिरी अपनी डेस्क पर झुकी हुई पाता है। वह बताती है कि सजा के तौर पर उसके पिता ने अभी उनके समर फेस्टिवल का प्लान कैंसिल कर दिया है। यह पता चलने के बाद कि उसके पास अभी भी होमवर्क का पहाड़ है। मैरिन व्यक्त करती है कि वह आतिशबाज की
फायरवर्क्स देखना कितना चाहती है, लेकिन गोजो उसे याद दिलाता है कि वह वैसे भी असाइनमेंट में दबी हुई थी। मारिन भड़ास निकालती है कि उसने इतने सारे मॉडलिंग जॉब्स स्वीकार कर लिए कि वह स्कूल के बारे में पूरी तरह भूल गई। गोजो पूछता है कि किस तरह का काम उसे इतना बिजी रखता है, और जब मारिन उसे एक चमकदार फैशन पत्रिका ग्लॉसी फैशन मैगजीन थमाती है तो गोजो देखता है कि उसका चेहरा कवर पर है और यह जानकर चौंक जाता है कि वह प्रसिद्ध है, लेकिन वह हंसती है और कहती है कि वह प्रसिद्ध नहीं है और वह केवल एक शौकिया मॉडल, एमेटर मॉडल है। वह बताती है कि एक सैलून स्टाइलिस्ट ने उसे एक एडिटर के संपर्क में रखा और अब वह हाई एंड कैमरे के लिए पैसे बचाने के लिए पार्ट टाइम शूट करती है। गोजो उसे प्रोफेशनल मेकअप में मुश्किल से पहचान पाता है और मैरिन मुस्कुराती है, समझाती है कि एक असली कलाकार ने उस दिन उसका चेहरा संवारा था। रिलैक्स करने के लिए मारिन एक हॉरर मूवी का सुझाव देती है। गोजो निश्चित नहीं है क्योंकि डरावनी फिल्में उसकी पसंद नहीं है, लेकिन वह जोर देती है कि यह इतनी बुरी नहीं हो सकती। फिल्म के 5 मिनट बाद वह उसकी बांह से चिपकी हुई है, कांप रही है, जबकि गोजो बेफिक्र है और राक्षस के कॉस्ट्यूम के विवरण का अध्ययन करता है। जब क्रेडिट्स रोल होते हैं तो गोजो मेकअप का निरीक्षण करने के लिए फिल्म को रिवाइंड करता है, जो मैरिन को डराता है और वह इसे देखने से बचने के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। अपना अधिकांश होमवर्क पूरा करने के बाद मैरिन जश्न मनाती है और राहत महसूस करती है कि कोई गणित नहीं है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए गोजो उसे उस काम की याद दिलाता है जो वह करती है और उसे एहसास होता है कि वह अपना होमवर्क स्कूल में ही छोड़ आई है। वे कैंपस जाते हैं और मैरिन का होमवर्क लेने के बाद घर वापस आते समय गोजो मैरिन को रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है। वह खुश होती है फ्रोजन फ्राइड राइस से ब्रेक पाकर। रास्ते में वे स्कूल के पूल के पास से गुजरते हैं। मैरिन पानी को झांकने के लिए घुटनों के बल बैठती है और जबकि गोजो उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है। वह फिसल जाती है और वैसे भी गिर जाती है। गोजो को एहसास होता है कि उसे तैरना नहीं आता, इसलिए गोजो तेजगी से काम करता है और उसे बचाता है, जो उन दोनों के पूरी तरह भीगने के साथ खत्म होता है। वह पूछता है कि वह दोस्तों के साथ समुद्र तट की यात्राओं को कैसे संभालती है और मैरिन कंधे उचकाती है, कहती है कि वह तैरने के बजाय बस खाती है, बातें करती है और समुद्र पर धूप की चमक दिखती है। वह सोचती है कि क्या समुद्र से प्यार करना अजीब है जब उसे तैरना नहीं आता, लेकिन गोजो कहता है कि वह समझता है, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे वह हिना डॉलच से प्यार करता है, भले ही वह अभी तक उन्हें पूरी तरह से क्राफ्ट नहीं कर सकता। प्रेरित होकर मैरिन एक और फेस्टिवल खोजने का प्रस्ताव रखती है जो आज रात अभी भी खुला हो। गोजो उसे उसके होमवर्क की याद दिलाता है और वह इसे पूरा करने का वादा करती है अगर वह मदद करता है ताकि वे फेस्टिवल जा सके। जब शाम होती है तो गोजो काओरू को बताता है कि वह फेस्टिवल जा रहा है और काओरू मुस्कुराता है, यह महसूस करते हुए कि उसके पोते ने आखिरकार दोस्त बना लिए हैं। जब वह पहुंचता है तो फेस्टिवल खचाखच भरा होता है और गोजो को चिंता होती है कि वह मारिन को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन वह अपनी सुंदर युकाता में घूमती हुई दिखाई देती है। वह उसके लुक को एकटक देखता रहता है जैसे सम्मोहित हो गया हो और मैरिन उसे चढ़ाती है। उस पर एक जुनूनी गर्दन चूमने वाला पैशनेट नेक किसर होने का आरोप लगाती है। उसके आश्चर्य के लिए गोजो कोई पलटवार नहीं करता, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं इसकी पुष्टि करती हैं और उसे शर्माते हुए देखकर मैरिन फैसला करती है कि युकाता सही कॉल थी और जानबूझकर अपनी कॉलर को लुभावने रूप से कम टेम्पटिंगली लो रखती है ताकि गोजो देख सके। फिर आतिशबाजी देखने से पहले वे फूड स्टॉल्स में घूमते हैं। मैरिन शुरू में केवल एक कैंडीड एप्पल्स का शिकार करती है, लेकिन हर स्टैंड पर रुकती है और अपने लिए बहुत सारा खाना ले लेती है। अचानक एक घोषणा होती है कि आतिशबाजी जल्द ही शुरू होगी, इसलिए वे प्लाजा की ओर बढ़ते हैं और गोजो मारिन के सामने कबूल करता है कि यह पहली बार होगा जब वह फेस्टिवल में आतिशबाजी देखेगा। वहां फिर आतिशबाजी का शो शुरू होता है और अपने जीवन में पहली बार गोजो आसमान में रंगों के विस्फोट देखता है, सोचता है कि यह कितना सुंदर है, लेकिन जब वह अपने बगल में मारिन को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह एक ऐसा नजारा देख रहा है जो और भी सुंदर है। मारिन उसे घूरते हुए पकड़ लेती है और अचानक कैंडी से मिली अपनी नीली जीभ बाहर निकालती है और वे साथ में हंसते हैं। बाद में मारिन के सैंडल के कारण उसके पैरों पर दर्दनाक खरोंचें आ जाती हैं। गोजो पट्टियां और बैंडेजेस खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन वह कहती है कि यह सरल है अगर वह उसे उठा ले। फिर वह उसे पिगी बैक उठाता है और जबकि मारिन बहुत खुश है, गोजो अपनी पीठ पर मेलन्स के साथ फोकस करने के लिए संघर्ष करता है। घर जाते समय वे पसंदीदा फेस्टिवल पलों के बारे में बात करते हैं और दिन के फीके अंत के कारण मारिन अगले साल उसके साथ फिर से आने का वादा करती है। गोजो मुस्कुराता है, यह महसूस करते हुए कि वह अभी भी उसके साथ रहना चाहती है। घर वापस आकर गोजो सोने की तैयारी करता है जब उसका फोन बजता है। मारिन फुसफुसा रही है, कह रही है कि हॉरर मूवी का सीक्वल देखने के बाद वह डरी हुई है और अब उसके अपार्टमेंट की हर चरमराहट क्रीक भूत जैसी लगती है। वह उससे बात करते रहने की भीख मांगती है जब तक कि वह सो न जाए। गोजो सहमत होता है, अपने बिस्तर पर फोन को स्पीकर पर रखकर लेट जाता है। मारिन उन सभी गर्मी के कारनामों के बारे में बड़बड़ाती है जो उन्होंने समुद्र तट से लेकर कॉस्प्ले शूट तक समेटे थे। उसके जवाब धीमे होते जाते हैं जब तक कि वह सो नहीं जाता और उसकी स्थिर सांसों को सुनकर मारिन अंधेरे में मुस्कुराती है। एक गहरा संबंध महसूस करते हुए मारिन गोजो से फुसफुसाती है, उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। जब कॉल अभी भी जारी है, वह अपने कंबल के नीचे दुबक जाती है और नींद में चली जाती है जैसे कि वह उसके ठीक बगल में लेटी हो, वह आदमी जिससे वह प्यार करती है। अगर आपने इस एनिमे रिकैप को अंत तक देखा है तो कमेंट करें मजा आया। अगर आपको इस तरह के एनिमे रिकैप पसंद है तो यह वीडियो देखें।